चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हमारी इस चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय योग और योगिक क्रियाओं का एक संपूर्ण परिचय है। हम्म, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अ, अक्सर जब हम योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? एक रबर की मैट और उस पर बैठे हुए कुछ लोग जो अपने शरीर को अलग-अलग मुश्किल आकारों में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अक्सर यही छवि दिमाग में आती है। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ उन आसनों के बारे में करना नहीं है। हम आज उन मूल स्रोतों और जानकारियों का विषयवार विश्लेषण करने वाले हैं जो योग को महज एक कसरत नहीं बल्कि एक संपूर्ण आंतरिक विज्ञान मानते हैं। और ये आंतरिक विज्ञान कोई आज की खोज नहीं है। सही कहा। योग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। और कमाल की बात यह है कि आज के इस तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक और सुपर फास्ट लाइफस्टाइल के दौर में यह पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि योग सिर्फ मैट पर बैठकर शरीर को मोड़ना नहीं है। हमारी त्वचा के नीचे, हमारी नसों में और हमारी सांसों के साथ एक पूरा का पूरा विज्ञान चल रहा होता है। हम्म आज के हमारे स्रोत हमें यही समझाते हैं कि कैसे ये प्राचीन विज्ञान हमारी आंतरिक प्रणाली को समझने में मदद करता है। बाहर से कोई इंसान कितना भी फिट क्यों ना दिखे, अगर उसका अंदरूनी सिस्टम संतुलित नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बात है। तो चलिए इसी लय और संतुलन को बनाने की जो सबसे पहली सीढ़ी है यानी आंतरिक शुद्धि वहां से शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है षटकर्म। षटकर्म यानी शरीर की अंदरूनी सफाई। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई। हम में से ज्यादातर लोग सीधे जिम या योगा मैट पर जाते हैं और कसरत शुरू कर देते हैं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि अभ्यास से पहले शरीर की आंतरिक सफाई होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी कदम है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। और इन 6 तकनीकों में सबसे पहली तकनीक है कपालभाति। जो हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब्स और फेफड़ों की शुद्धि करती है। सही कहा। और दूसरी तकनीक है त्राटक, जिसका अर्थ है बिना पलकें झपकाए लगातार किसी एक बिंदु या लौ को देखना। और तीसरी है नेति, जो हमारी नाक और श्वसन नली की सफाई के लिए होती है। और यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज बात सामने आती है वो ये है कि ये क्रियाएं केवल ऊपरी सफाई नहीं कर रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर के त्रिदोष में संतुलन बनाना है। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। आयुर्वेद और योग के अनुसार यही तीन दोष हमारे शरीर को चलाते हैं। अगर ये संतुलित हैं तो शरीर स्वस्थ है। इसके बाद चौथी तकनीक आती है धौती, जो सीधे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी पाचन तंत्र और पेट की गहराई से सफाई करती है। मतलब 5000 साल पहले लोग अपने आंतरिक अंगों को धोने की तकनीक विकसित कर चुके थे। ये वाकई कमाल है। हाँ, और पांचवी तकनीक है नौली, जो पेट की मांसपेशियों की एक बेहद जटिल मालिश है। स्रोत के अनुसार इसे योग की सबसे मुश्किल तकनीकों में गिना जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें पेट की मांसपेशियों को अलग-अलग हिस्सों में घुमाना होता है। इसे पश्चिमा नौली, मध्यमा नौली और वामा नौली में बांटा गया है। सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा है। और आखिरी यानी छठी क्रिया है बस्ती। ये हमारी बड़ी आंत यानी कोलन की शुद्धि करती है। ये वही हिस्सा है जो बिना पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों और पानी को सोखने का काम करता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि सच में शरीर के पूरे प्लम्बिंग सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी 6 क्रियाएं कभी भी सिर्फ किताब पढ़कर या वीडियो देखकर खुद से नहीं करनी चाहिए। इन्हें हमेशा किसी अनुभवी गुरु या विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। यानी बाई नासिका और पिंगला यानी दाई नासिका में प्राण के प्रवाह को संतुलित करती हैं। और जब ये संतुलन बनता है तब जाकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसलिए बिना सही मार्गदर्शन के ये सब करना नुकसानदेह हो सकता है। क्या बात है। मतलब पहले शरीर के इंजन को साफ किया गया, टॉक्सिन्स बाहर निकाले गए और ऊर्जा के रास्तों को खोला गया। अब जब शरीर अंदर से शुद्ध हो चुका है तब शारीरिक मुद्राओं का नंबर आता है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने दूसरे विषय योगासन की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि की योग सूत्रों की एक पंक्ति है जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। स्थिरम सुखम आसनम। ये योग की सबसे गहरी परिभाषाओं में से एक है। हाँ, इसका मतलब है कि आसन वो स्थिति है जिसमें शरीर पूरी तरह से स्थिर, शांत और आरामदायक हो। यानी दर्द सहकर पसीना बहाना योग नहीं है। और इसी स्थिरता के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है।
स्रोत सामग्री के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऊतकों को सही पोषण मिलना। दूसरी है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना। और तीसरी शर्त है हमारे नर्व कनेक्शंस का बिना किसी रुकावट के काम करना। दिलचस्प बात यह है कि सही तरीके से किए गए आसन इन तीनों शर्तों को एक साथ पूरा करते हैं। जैसे पेट की मांसपेशियों की मालिश करके ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। ये तो शरीर के अंदर एक डॉक्टर को बैठा देने जैसा है, लेकिन आसनों को लेकर कुछ बेहद जरूरी नियम और सावधानियां भी हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला नियम तो यही है कि एक सही क्रम होना चाहिए। पहले षटकर्म, उसके बाद आसन और फिर आसनों के बाद प्राणायाम करना चाहिए। बिल्कुल, ये क्रम बहुत वैज्ञानिक है। और आसन कभी भी झटके से नहीं होनी चाहिए। हर एक मूवमेंट धीमा और नियंत्रित होना चाहिए। एक और नियम जो अक्सर टूटता है वो है सांस लेने का तरीका। आसन करते समय हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक हवा को फिल्टर करती है। और अगर अभ्यास के दौरान थकान महसूस हो तो शवासन करना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। भोजन को लेकर भी एक कड़ा नियम है। अगर लंच किया है तो आसन करने से पहले कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि ऊर्जा पाचन से हटकर अभ्यास में लग सके। आसनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है सुपीन लाइन आसन, यानी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, जैसे हलासन और चक्रासन। हाँ। दूसरी श्रेणी है प्रोन लाइन आसन, जो पेट के बल किए जाते हैं, जैसे भुजंगासन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को एक्सटेंड करता है। और तीसरी श्रेणी है बैठने वाले आसन, जैसे पद्मासन और वज्रासन। ये आसन शरीर को स्थिरता देते हैं ताकि ध्यान लगाया जा सके। और यही स्थिरता हमें हमारी चर्चा के तीसरे विषय की तरफ ले जाती है, प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम सिर्फ गहरी सांस अंदर खींचना और छोड़ना नहीं है। ये सांसों के माध्यम से हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का विज्ञान है। बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला है पूरक, यानी धीरे धीरे सांस लेना। दूसरा है कुंभक, यानी सांस को रोकना। और तीसरा है रेचक, जिसका अर्थ है सांस छोड़ना। ये कुंभक वाली बात बहुत रोचक है। सांस रोकना एक तरह से शरीर के लिए एक हल्का तनाव पैदा करता है। हाँ, और विज्ञान की भाषा में इससे हमारे कीमोरिसेप्टर्स की संवेदनशीलता रेगुलेट होती है। शरीर पैनिक करना छोड़ देता है और दिमाग शांत हो जाता है। प्राणायाम के कई प्रकार हैं, जैसे अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जाई और भ्रामरी। लेकिन नए अभ्यासियों के लिए प्राणायाम शुरू करने का सबसे सही समय वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल या शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर है। वाह, मौसम का भी ध्यान रखा गया है। अब जब सांसें शांत हो गई तो अगली सीढ़ी आती है ध्यान यानी मेडिटेशन की। स्रोत इसे एक थॉटलेस अवेयरनेस या बिना विचार की जागरूकता कहता है, जो कि सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल। वही तो, ये 100% एकाग्रता की कला है। लेकिन आज के समय में हमारा दिमाग एक ही समय में 10 अलग-अलग जगहों पर होता है। शुरुआत में ये लगभग असंभव सा लगता है। इसीलिए ध्यान के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला है माइंडफुलनेस। अगर कोई शोर शराबे वाले शहर में है तो सायरन या बच्चों के रोने की आवाज को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बस उन्हें सुनना है और उनसे परेशान नहीं होना है। मतलब आवाजों से लड़ना नहीं है। दूसरा प्रकार है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो प्रार्थना और ईश्वर से संवाद पर आधारित है। और तीसरा है फोकस्ड मेडिटेशन। इसमें किसी एक विशिष्ट आवाज, वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथा प्रकार थोड़ा अलग है, मूवमेंट मेडिटेशन। आंखें बंद करके हल्के और रिपीटेटिव मूवमेंट्स करना, जैसे गोलाकार घूमना, जिससे शांति मिलती है। और पांचवा है मंत्र मेडिटेशन, जैसे ओम शब्द का उच्चारण। इसकी गहरी वाइब्रेशन या कंपन से दिमाग बहुत आसानी से फोकस कर पाता है। और इन सब के फायदे बहुत बड़े हैं। इंसोम्निया यानी नींद न आना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं में ये रामबाण की तरह काम करता है। बिल्कुल, यह मानसिक शून्यता और शांति लाता है। अब अगर इस पूरी यात्रा को देखें तो ये एक बहुत बड़ा कौशल बन जाता है। और यही हमें हमारे आखिरी विषय पर लाता है, योग में करियर के अवसर। योग अब सिर्फ पहाड़ों पर अकेले करने वाली चीज नहीं है, यह एक प्रॉपर करियर बन चुका है। स्रोत के आधार पर देखें तो लोग योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, रिसोर्स ऑफिसर और नेचुरोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं।
इस सब का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है समाज में ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना जो मेंटल हाइजीन यानी मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकें। और नैतिक मूल्यों को भी स्थापित कर सकें। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। योग की शुरुआत मैट पर जाने से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि यानी षटकर्म से होती है। फिर आसनों द्वारा शरीर को मजबूत किया जाता है। उसके बाद प्राणायाम से दिमाग को शांत किया जाता है और अंत में ध्यान के माध्यम से हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जाता है। अगर सुनने वालों की जिंदगी से इसे जोड़ा जाए तो आज के सुपर फास्ट और स्ट्रेस से भरे दौर में 5000 साल पुरानी ये तकनीकें किसी मेडिकल साइंस से कम नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इनका क्रमबद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगा, जो स्रोत पर ही आधारित है पर थोड़ा अलग नजरिया देता है। हाँ, बताइए। स्रोत बताता है कि ध्यान 100% फोकस करने की कला है, जो शुरू में निहायत मुश्किल लगती है। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल नोटिफिकेशंस और छोटी अटेंशन स्पैन वाले दौर में क्या त्राटक जैसी बिना पल के झपकाए दिखने वाली 5000 साल पुरानी तकनीकें आज के समय में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी नहीं हो गई हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।